अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है। यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस सीरीज के सीक्वल पार्ट में फिल्म की शुरुआत में हमें पिछले पार्ट के प्रेसिडेंट थॉमस को दिखाया जाता है, जो एक डरावना सपना देखकर उठ जाते हैं। दरअसल वो अब प्रेसिडेंट नहीं रहे, उनकी जगह नई मिस प्रेसिडेंट मिस लैंडफोर्ड ने ले ली है। जिसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां अब सब कुछ और ज्यादा एडवांस हो गया है और दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और पृथ्वी ने अपना स्पेस डिफेंस सिस्टम भी स्पेस में बना लिया है, साथ ही उनके पास ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम भी है। और ये सारी चीजें एलियन और इंसानी टेक्नोलॉजी के एक साथ प्रयोग से संभव हुआ। अब हम चांद पर बने पृथ्वी के डिफेंस हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ एक बड़ी लेजर मशीन गिरने वाली होती है, लेकिन जेक नाम का पायलट अपने साथी चार्ली के साथ उसे गिरने से बचा लेता है। दूसरी तरफ डेविड साउथ अफ्रीका के एक गांव में आया होता है, क्योंकि 1994 के इन्वेजन के समय यहाँ एलियन का डिगर था, जो जमीन खोदकर नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहा था। लेकिन मदरशिप के बंद होते ही वो भी रुक गया। डेविड अब वहाँ के आर्मी हेड उबुंटू से मिलता है, जो उसे उस डिगर के पास लेकर आता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अपने आप चालू हो गया है। और जैसे ही डेविड उसे छूता है, वहाँ सोलर सिस्टम का नक्शा बन जाता है, जिसमें पृथ्वी लाल रंग में होती है, जिससे वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ स्टीवन, जो अब मर चुका है, उसका बेटा डिलन, एक फीमेल पायलट रेन और भी कई सारे पायलट्स को पृथ्वी से चांद पर बने डिफेंस सिस्टम के बेस पर भेजा जाता है। और वहां पहुंचने पर सभी उनका स्वागत करते हैं। इधर साइंटिस्ट ओकुन, जिस पर पिछले पार्ट में एलियन ने हमला कर दिया था, वो भाग्य से जीवित होता है, लेकिन वो उस समय से अभी तक कोमा में है और उसे हॉस्पिटल में रखा गया है। पर तभी उसे भाग्य से होश आ जाता है, जिसे देख डॉक्टर्स खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में डेविड को एक फीमेल साइंटिस्ट कैथरीन एक सिंबल दिखाकर कहती है कि कुछ लोगों को सपने में ऐसे सिंबल दिखाई दे रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। उबुंटू भी कहता है कि मुझे भी एक डरावना सपना आया था, जिसमें मैंने भी इसी सिंबल को देखा था। वो उन्हें उस सिंबल का स्केच भी दिखाता है, जो उसने बनाया है। वहीं इधर डिफेंस बेस पर सभी को आकाश से आती हुई कोई स्पेसशिप जैसी चीज दिखाई देती है, जिसके चारों ओर बवंडर होता है। और तभी वहाँ लैंडफोर्ड और बाकी भी आ जाते हैं। लैंडफोर्ड अब डेविड से सवाल करती है कि क्या हम इसे उड़ा दे, ये एलियंस का शिप हो सकता है। जिस पर डेविड कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है, पर तब तक इस पर हमला मत करना। फिर तभी बाकी देश के प्रेसिडेंट्स कहते हैं कि ये एलियन का स्पेसशिप है, इसे उड़ा देना चाहिए। इसलिए लैंडफोर्ड के आदेश पर उस स्पेसशिप पर लेजर से हमला करके उसे धराशायी कर दिया जाता है। डेविड अब कहता है कि मैं वहाँ जाकर देखूंगा कि आखिर ये चीज क्या है। इसके लिए जेक, चार्ली और डेविड एक स्पेसशिप पर सवार होकर चांद के लिए निकल जाते हैं, ताकि उस अनजान शिप की जानकारी निकाल सके। और कुछ ही समय में सभी शिप के क्रैश होने की जगह पहुंच जाते हैं। अब जेक और डेविड बाहर निकलकर उस शिप के पास जाते हैं, और तभी वहाँ बहुत ही विशाल स्पेसशिप आने लगती है, जो 1994 वाले से भी बड़ी होती है। इसलिए सभी अपने शिप पर सवार होकर वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और उस धराशायी शिप को भी अपने साथ लेकर लेते हैं। लेकिन उस विशाल शिप के पास खुद की ग्रेविटी थी, इसलिए वो जेक की शिप को अपनी ग्रेविटी में पकड़ लेती है, जो शिप अब सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। इधर पृथ्वी पर सभी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 1994 में उन्होंने मदरशिप बर्बाद किया था। वहीं भाषण देते समय थॉमस का अचानक सिर दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ दर्द ओकुन को भी हो रहा था, और तभी लैंडफोर्ड को अलर्ट का संदेश आता है। इसलिए सेलिब्रेशन को बीच में ही रोककर सभी को वहां से खाली किया जाता है। इधर डिफेंस बेस उस बड़े शिप पर ऑर्बिटल डिफेंस से हमला किया जाता है, लेकिन उसके चालू होने से पहले ही एलियन शिप उसे बर्बाद कर देता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और साथ ही वो उनके बेस को भी उड़ा देता है। जिसके बाद वो सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है, जो सभी शहरों को बर्बाद करते हुए आ रही थी। पर जेक का शिप जैसे तैसे उसकी ग्रेविटी से बाहर आ जाता है, और फिर वो सभी उससे दूर होकर एरिया 51 के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लैंडफोर्ड को कुछ ऑफिसर्स कहते हैं कि एलियन शिप अटलांटिक समुद्र में उतरेगा,
इसलिए वो समुद्र के किनारे सभी को हटाने का आदेश दे देती है। दूसरी तरफ एरिया 51 में थॉमस और ओकुन पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सारे बंदी बनाए हुए एलियन अनजान कारण से चिल्ला रहे हैं, जिस पर फिर ओकुन कहता है कि ये चिल्ला नहीं रहे हैं, दरअसल ये जश्न मना रहे हैं। इसलिए फिर थॉमस अपने आप को एक कांच जिसके अंदर एलियन है उसमें बंद कर लेता है ताकि वो एलियन से बात कर सके। और अब डेविड और बाकी भी वहां आ जाते हैं, पर तभी एलियन थॉमस का गला पकड़कर सभी से कहता है कि हमारी रानी आ रही है, और ये कहकर वो थॉमस की जान लेने लगता है। इसलिए सभी एलियन पर फायरिंग करने लगते हैं और अंत में उबुंडू अपनी कटाना से एलियन को मार देता है। अब उस एलियन शिप की जांच करने पर डेविड को पता चलता है कि इस शिप में एलियन की रानी है और सारे एलियन उसका कहना मानते हैं। यदि हम रानी को मारने में सफल रहे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। वहीं उन्हें ये भी पता चलता है कि एलियन शिप पृथ्वी के मोल्टेन कोर को प्राप्त करना चाहती है, जिससे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और ऐसा होते ही वायुमंडल भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सारे पायलट्स को एलियन शिप के पास भेजा जाता है और कुछ जेट्स खतरनाक बॉम्ब से भी लोडेड होते हैं, जिन्हें रानी के ऊपर छोड़कर उसे मारा जाएगा। लेकिन जेट्स के वहां पहुंचते ही कई सारे एलियन प्लेन्स उनकी शिप से निकलकर जेट्स पर हमला शुरू कर देते हैं, जिसके सामने फाइटर जेट्स कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए जेक और बाकी एक छोटे रास्ते के जरिए उस शिप के अंदर चले जाते हैं, पर हैरानी की बात ये कि वहां उनका कोई पीछा नहीं करता। दूसरी तरफ थॉमस हॉस्पिटल में अपनी बेटी पैट्रिशिया से कहता है कि जेक और बाकियों को वापस बुलाओ, वो जानती है वो सभी अंदर गए, ये उसका ही प्लान है। लेकिन जब तक वो बताती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी फिर जेक और बाकियों पर हमला कर देती है, जिससे उनके फाइटर जेट्स की इंजन काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए अब वो सभी अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉम्ब को डेटोनेट कर देते हैं, पर शिप शील्ड से प्रोटेक्टेड होने के कारण बॉम्ब के डेटोनेट होने से भी उसे खरोच तक नहीं आती और ना ही जेक और बाकियों के जेट्स पर कोई असर होता है और फिर सभी शिप के नीचे गिर जाते हैं, जिसे देख डेविड और बाकी परेशान हो जाते हैं कि उनका मिशन फेल हो गया। वहीं एलियन शिप अब सारे सैटेलाइट को बर्बाद कर देती है, जिससे उनका सिग्नल भी ऑफलाइन हो जाता है। और दूसरी तरफ लैंडफोर्ड और बाकी मंत्री के पास एलियन आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें लैंडफोर्ड के साथ सभी मारे जाते हैं। इसलिए डिफेंस ऑफिसर एडम को शपथ देकर नया प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फिर अगले सीन में थॉमस डेविड से कहता है कि पिछली बार हमने सबको एक साथ करके युद्ध जीता था, पर इस बार तो पहले से ही सब एक साथ है और हम क्यों उनसे डर रहे हैं। हमें फिर से युद्ध को जीतना होगा। इधर ओकुन चांद पर धाराशायी हुई शिप को लेजर से काटने में सफल हो जाता है, जिसके अंदर से एक सफेद गोला बाहर आता है। इसलिए वो डेविड और बाकियों को भी वहां बुलाता है, लेकिन उनके कई कोशिशों के बाद भी वो गोला कोई सिग्नल नहीं दे रहा था। पर जैसे ही डेविड का असिस्टेंट उसको छूता है, वो गोला उसका हाथ अपने अंदर समा लेता है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है और अब वो एक्टिवेट भी हो जाता है, जिसमें से एक फीमेल वॉइस सभी से कहती है कि मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ, हमारे प्लेनेट पर भी उन एलियन ने हमला करके सारे रिसोर्सेज को ले लिया, जिससे उनके शिप को शक्ति मिलती है और मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। मैं दरअसल एक प्लेनेट को जानती हूँ जहाँ के लोग सारी रानी को मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, क्योंकि ये रानी मर गई तो बाकी रानी अपने डिगर को वापस बुला लेंगी और बाद में नई रानी बनेगी, जैसे कि मधुमक्खियों में होता है। लेकिन पृथ्वी की रानी मेरे पीछे पड़ी है ताकि वो वहां तक पहुंच जाए जिस प्लेनेट पर हथियार बनाए जा रहे हैं। पर अब तुम सभी मुझे बंद कर दो, क्योंकि रानी को मेरे एक्टिवेट होते ही मेरी लोकेशन मालूम हो गई होगी और वो यहीं आती होगी। अब ये समझने के बाद सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियन रानी को गोले के बारे में मालूम हो जाता है, इसलिए वो उसे लेने चली जाती है। इधर डेविड को फिर एक आइडिया आता है और वो एडम से शेयर करता है कि रानी गोले को लेने आ रही है, तो मैं एक डिवाइस जिसमें गोले की जैसी फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसे उस शिप जिसमें वो गोला था उसमें डाल दूंगा और उसके अंदर हम कोल्ड फ्यूजन बॉम्ब डाल देंगे
और जैसे ही वो शिप रानी के शिप के अंदर जाएगी, उसके विस्फोट होते ही रानी भी मारी जाएगी। और फिर मैं उस शिप के चारों ओर शील्ड बना दूंगा ताकि धमाके से आसपास के इलाके में नुकसान ना हो। अब ये आइडिया एडम को पसंद आता है, इसलिए वो प्लान की तैयारी शुरू कर देता है। एडम अब सभी पायलट्स के पास आकर कहता है कि जिसके पास बॉम्ब होगा उसे अपना बलिदान देकर उसे एलियन शिप पर विस्फोट करना होगा, क्योंकि सैटेलाइट खराब होने के कारण बॉम्ब को मैन्युअली डिटोनेट करना पड़ेगा। और इस काम को पूरा करने के लिए थॉमस आगे आता है। इधर डेविड एक ट्रक में सवार होकर रेगिस्तान में आता है ताकि रानी जैसे ही यहाँ आए तो वो शील्ड चालू कर सके। एडम फिर उसे रानी की आने की सूचना देता है कि वो वहाँ 9 मिनट में पहुँच जाएगी और वहीं डिगर 22 मिनट में पृथ्वी के मोल्टेन कोर पहुँच जाएगा, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ जेक और बाकी एलियन शिप के अंदर ही होते हैं और तभी उन्हें एलियन के छोटे शिप्स दिखाई देते हैं। जेक फिर एलियंस का ध्यान भटकाता है और तब तक बाकी उन शिप्स पर सवार हो जाते हैं, लेकिन अब वो एलियंस जेक पर हमला करने लगते हैं। पर सही समय पर चार्ली उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो सभी एलियन शिप से बचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और भाग्य से वहाँ से निकलने में सफल भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ थॉमस फ्यूजन बॉम्ब को शिप में डालकर उड़ान भर लेता है और वहीं सारे जेट्स और सोल्जर्स अपने अपने हथियार ले लेते हैं, क्योंकि रानी अपने शिप के साथ वहां पहुंच चुकी होती है। और अब उस शिप से कई सारे प्लेन्स निकलकर जेट्स पर हमला करने लगते हैं। वहीं डेविड ने गोले को आइसोलेटेड चेंबर में रखा होता है ताकि सिग्नल बाहर ना जा सके, और गोले के साथ ओकुन और एक डॉक्टर भी होता है। इधर डेविड के पास उसके पिता एक बस लेकर आ जाते हैं जिनमें सर्वाइवर बचे होते हैं, जिसकी कुछ देर बाद अब एडम थॉमस से कहता है कि समय आ चुका है, इसलिए थॉमस अब अपनी बॉम्ब वाली शिप को एलियन शिप के अंदर डाल देता है और अंदर जाते ही वो बटन दबाकर बॉम्ब डिटोनेट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और सही समय पर डेविड शील्ड को भी ऑन कर देता है। अब एलियन शिप के विस्फोट होते ही सभी एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मलबे से रानी बाहर आती है, जिसके पास उसका खुद का एक सुरक्षा कवच होता है, जिससे वो अब भी जीवित होती है और उसे सभी के प्लान के बारे में भी पता चल जाता है। इसलिए अब वो एरिया 51 की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी वहाँ पैट्रिशिया आकर रानी के कवच पर बहुत गंभीर फायरिंग करती है, जिससे उसका थोड़ा सा कवच टूट जाता है, लेकिन रानी उसके जेट पर हमला करके उसे धाराशायी कर देती है। पर सही समय पर पैट्रिशिया पैराशूट की मदद से जेट के बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही रानी पैट्रिशिया को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वहाँ जेक और बाकी आकर उस पर हमला करने लगते हैं। इधर एरिया 51 में बंदी बनाए एलियंस भी आजाद हो जाते हैं, जिससे उनका आइसोलेटेड चेंबर भी टूट जाता है। इसलिए अब उबुंडू और डेविड का असिस्टेंट दोनों ओकुन और गोले को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, जहाँ कई सारे एलियंस होते हैं। वो अब सभी एलियंस पर टूट पड़ते हैं और उन्हें एक एक करके मार देते हैं, लेकिन इसमें अंत में डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ रानी का कवच टूट जाने के कारण लाखों छोटे प्लेन्स उसे घेर लेते हैं, जो किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दे रहे थे, और उसी में जेक और बाकी फंस जाते हैं। लेकिन वो सभी फ्यूजन ड्राइव करके इनसे बचते हुए छत्ते से बाहर आते हैं, और वहीं अब रानी चेंबर में आकर उस गोले को भी ले लेती है। पर इस तरफ फ्यूजन ड्राइव से जेक और बाकियों की शिप्स का इंजन खराब हो जाता है, इसलिए अब वो ऊपर से नीचे गिरते हुए ही रानी पर कई सारे हमले करते हैं, जिससे उसका कवच अब पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। और अब बिना कवच के कई सारी गोली खाने के बाद रानी अब धाराशायी होकर मारी जाती है, और उसके हाथ से वो गोला भी नीचे गिर जाता है। अब उसके मरते ही सारे एलियंस प्लेन भी अपने आप धाराशायी हो जाते हैं, और साथ ही वो डिगर भी पृथ्वी से वापस जाने लगता है, और एक बार फिर से एलियन को मात देकर सभी खुश हो जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में जेक और बाकी अपनी शिप से बाहर आते हैं, जो सभी ठीक होते हैं, और तभी वहाँ एडम और डेविड भी आ जाते हैं। एडम सभी का धन्यवाद करता है, जिस पर डेविड कहता है कि यदि एलियन ने फिर से हमला किया तो अब हम नहीं बच पाएंगे, जिस पर फिर ओकुन कहता है कि ये गोला हमारे कब काम आएगी, ये खुद भी हमारा साथ देना चाहती है ताकि हम उन एलियन को खत्म कर सके, चाहे वो जितनी भी बार आ जाए हम उन्हें फिर से हराएंगे। और ये कॉन्फिडेंट लाइन कहते ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।